गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोगों ने फाइंड करने की कोशिश करी थी। क्या कोशिश करी थी? व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, टू चार्ज सिस्टम। ठीक है, उस पर्टिकुलर टू चार्ज सिस्टम्स का जो भी पोटेंशियल एनर्जी थी उसको फाइंड करने की हम लोग कोशिश की थी। और वो किस जगह पे फाइंड करने की कोशिश करी थी? व्हेन दिस पर्टिकुलर चार्ज इज प्लेस्ड इन अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे अगर दो चार्जेस को हम लोगों ने, दो पॉजिटिव चार्जेस थे, एक हमारा Q1 था और दूसरा हमारा Q2 था। तो जब हम लोग इस तरह का चार्जेस को उठा करके किसी पर्टिकुलर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे ला करके रख रहे थे, तो व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क वी शुड हैव टू डन। ठीक है, वो हम लोगों ने कैलकुलेट करी थी। और जब वो कैलकुलेट करी थी तो उससे हम लोगों को पता चला था कि अगर हम लोग इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन रखना चाहते हैं तो हम लोगों को कितनी पोटेंशियल एनर्जी इसमें इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। आज की हमारी जो टॉपिक है उसमें क्या है, हम लोगों को सेम चीज़ फाइंड करना है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है किसी डाइपोल का। वो भी कब? जब वो एक्सटर्नल फील्ड पे रखा हो। ठीक है, यहाँ पे ये जो डायग्राम है देखो, इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, इसमें आर्बिट्री कोई भी एक एंगल ले लो। ठीक है, इधर डाइपोल का अलाइनमेंट है, यानी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है। ये हम लोग ना भी कंसिडर करें तो चलेगा। ठीक है, हम लोग बस कंसिडर क्या करें कि डाइपोल है जिसका अलाइनमेंट इधर के अलॉन्ग है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अलाइनमेंट इधर के अलॉन्ग है, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो पहले तो याद करो, जब किसी डाइपोल को एक्सटर्नल, ठीक है, किसी डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई पे रखते थे तो वो जो टॉर्क एक्सपीरियंस करता था वो हमारा कितने के बराबर होता था? पी क्रॉस ई, या फिर पी ई साइन थीटा, था ना? टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने पिछले 2 या 3 क्लास पहले हम लोगों ने इस चीज़ को निकाला था। तो एक्सटर्नल टॉर्क को हम लोग फाइंड कर ली, टॉर्क की वैल्यू हमारी ये थी। अभी हम लोगों को फाइंड करना है व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? सपोज कि डाइपोल का अलाइनमेंट ई के रिस्पेक्ट में थीटा डिग्री था, आपने कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन किया और इसको डिस्प्लेस कर दिया कितने एंगल से? डी थीटा एंगल से। ठीक है, पहले अलाइनमेंट थीटा था, आपने थोड़ा सा एनर्जी प्रोवाइड करी, वर्क डन किया, और डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया कितना? डी थीटा प्रोड्यूस किया। तो आपसे वर्क डन पूछा जाएगा तो आप वर्क डन क्या बोलोगे? आपने जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया है वो एंगल के रिस्पेक्ट में प्रोड्यूस किया है। तो आपका जो फोर्स भी होगा वो आप फोर्स ना लेकर के क्या लोगे? टॉर्क लोगे। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ वर्क डन हमारा क्या है? तो वर्क डन का डेफिनेशन क्या है हमारा? यहाँ पे वर्क डन विल बी टॉर्क इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल वर्क डन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब अगर हम लोग को टोटल वर्क डन निकालने के लिए बोला जाए तो आप सीधा सीधा क्या करोगे? दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दोगे। ठीक है, टी की वैल्यू हमारी है कितने के बराबर? पी ई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, पी ई सीधा सीधा बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन के अंदर बचेगी हमारी साइन थीटा डी थीटा, डी थीटा। आप इसका इंटीग्रेशन करोगे माइनस कॉस थीटा आएगा। ठीक है, माइनस कॉस थीटा, और हमारा जो टोटल वर्क डन हो जाएगा, टोटल वर्क डन हो जाएगा वो हमारा कितने के बराबर हो जाएगा? माइनस पी ई कॉस थीटा। देखो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ रहा है। वो नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि वट एवर यू आर वर्क डन, ठीक है, जितना भी वर्क डन आप कर रहे हो वो वर्क डन नेगेटिव में है। और याद करो, नेगेटिव क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? कि अगर आप वर्क डन कर रहे हो, नेगेटिव क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि अगर, कि नेगेटिव साइन अगर है, इसका मतलब ये हुआ कि आप एक्सटर्नली इसमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। अगर आप लिखा हुआ है पीई सिर्फ लिखा हुआ रहता है, इसका मतलब हुआ है कि सिस्टम से एनर्जी प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, नेगेटिव है इसका मतलब है कि आप, नेगेटिव है इसका मतलब है कि आप एनर्जी इसको प्रोवाइड कर रहे हो। और पोटेंशियल एनर्जी के केस में हमेशा क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी के केस में हमेशा क्या होता है कि आपको किसी पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे जब डिस्प्लेस करते हो तो कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करते हो, और वो जो एक्सटर्नली आप वर्क डन करते हो वो वर्क डन उसमें स्टोर होता है एज फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है क्योंकि आप एक्सटर्नली एनर्जी हमेशा प्रोवाइड करते हो। ठीक है,
तो हमारी जो वर्क डन है वो आ गया हमारा पी ई कॉस थीटा, विच इज बेसिकली द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। ये कौन से सिस्टम का? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो और डाइपोल का अलाइनमेंट ये हो, तो उस सिचुएशन पे, ठीक है, जो इस डाइपोल पी को, ये सपोज थीटा है, तो उस डाइपोल पी को इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में थीटा डिग्री पे, ठीक है, अलाइन रहने के लिए, अलाइन करके रख देने के लिए जितना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इसके पास होगा, यानी उस पर्टिकुलर पोजीशन पे बने रहने के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी उसके पास होगा, वो हमारा कितने के बराबर है? माइनस पी ई कॉस थीटा। और आपको पता है कि आप उस पोजीशन पे बने रहने के लिए जो वर्क डन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। फिर इसके डिफरेंट केसेस हैं। डिफरेंट केसेस क्या है कि थीटा पे डिपेंडेंसी, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो, थीटा की वैल्यू पाई/2 हो, थीटा की वैल्यू पाई हो, इस तरह के केसेस हम लोगों ने पहले भी किया था। तो उसमें से पहला केस हम लोग कर रहे हैं। पहला केस क्या है? इफ थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0, तो कॉस 0 हमारा कितना होगा? 1 होगा। और जो हमारा वर्क डन होगा वो सबसे मैक्सिमम होगा, ठीक है, वो कितने के बराबर हो जाएगा? माइनस पी ई के बराबर होगा। यानी कि आपको एक्सटर्नली वर्क डन करना पड़ेगा। कितना वर्क डन करना पड़ेगा? माइनस पी ई। तो पोटेंशियल एनर्जी जो भी उसमें स्टोर्ड होगा वो सबसे मैक्सिमम होगा, माइनस पी ई। अब सेकेंड आ जाते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, कॉस 90 विल बी 0 और सिंपली वर्क डन विल बी 0। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई का डायरेक्शन ये है और एग्जैक्टली डाइपोल इसके 90 डिग्री पे है, तो उस सिचुएशन पे, ठीक है, देयर विल बी नो एनी वर्क डन। ठीक है, किसी तरह का कोई भी वर्क डन नहीं होगा। यानी इस पोजीशन पे रहने के लिए इसके पास, इस डाइपोल के पास किसी तरह का कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, डाइपोल का अलाइनमेंट ये है, इसके पास किसी तरह का पोटेंशियल एनर्जी नहीं है इस पर्टिकुलर पोजीशन पे बने रहने का। और इसका मतलब हुआ कि इस पर्टिकुलर डाइपोल की टेंडेंसी किधर के अलोंग होगी? कि वो चाहेगा कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन हो जाए, क्योंकि इस पोजीशन के लिए उसके पास, इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के लिए उसके पास किसी तरह का कोई पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो उसकी टेंडेंसी होगी कि वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन हो जाए। आ जाओ थर्ड केस। थर्ड केस व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई डिग्री। थीटा इज इक्वल टू पाई डिग्री कहने का मतलब है व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग दिस डायरेक्शन एंड द डाइपोल अलाइंग अलोंग दिस डायरेक्शन। तो वहां पे आप क्या देखते हो कि डब्ल्यू वर्क डन इज सिंपली इक्वल टू पी ई। ठीक है, पी ई। और यहाँ पे कॉस पाई का वैल्यू -1 था, इसलिए वो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, और हमारा सिर्फ डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई हो गया। यानी कि अगर ऐसा अलाइनमेंट है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में इस अलाइनमेंट के रिस्पेक्ट में उसको बने रहने के लिए आपको, ठीक है, हमेशा एक्सटर्नली वो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, वो कितने के बराबर है? पी ई के बराबर है। ठीक है, सो इससे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस केस में एक्सटर्नली हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करने की जरूरत होगी। ठीक है, एक्सटर्नली एनर्जी प्रोवाइड करने की जरूरत होगी कहने का मतलब हुआ कि आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, आपको किसी डाइपोल को इस डायरेक्शन पे अलाइन करके रखना है। आप चाहते हो कि डाइपोल इसी डायरेक्शन पे अलाइन हो, तो आपको क्या करना होगा? तो आपको पी ई इक्वल एनर्जी इसको प्रोवाइड करते रहना होगा, तभी वो इस डायरेक्शन पे अलाइन होगा। ठीक है, और जबकि पहले वाले केस में क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई का डायरेक्शन इस अलोंग है, पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल का डायरेक्शन इस अलोंग है, तो इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के लिए डाइपोल का, इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के डाइपोल के लिए, ठीक है, इस डाइपोल के पास खुद की एक पोटेंशियल एनर्जी है, वो कितने के बराबर थी? माइनस पी ई के बराबर। यानी ये इनकी टेंडेंसी है कि आपको अगर इस शेप से आपको इधर या किधर भी लेकर के जाना है, तो आपको इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी, तब वो घूमेगा। और ये जो केस है, ठीक है, केस जो थर्ड है उसमें क्या कह रहा है? केस जो थर्ड है वो क्या कह रहा है कि अगर आप ऐसा अलाइनमेंट रखना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में, तो उस सिचुएशन में आपको एनर्जी देनी देती रहनी पड़ेगी, तब जा करके ये अलाइनमेंट पॉसिबल। आप जैसे एनर्जी देना छोड़ोगे, ये अलाइनमेंट चेंज हो जाएगा, यानी आदर ये थीटा पे आ जाए या फिर इधर के अलॉन्ग अलाइन कर जाए। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो हमारा है, ठीक है, आगे जो नेक्स्ट जो हमारा है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। यानी कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स हो,
तो उस सिचुएशन में कंडक्टर्स के क्या क्या बिहेवियर्स होते हैं, यानी कि अगर हम लोग चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर कंडक्टर्स को, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या बिहेवियर्स होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने प्रॉपर्टीज हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, ये सारे के क्या प्रॉपर्टीज होंगे, वो सारे हम लोग करेंगे। तो पहला जो हमारा है वो क्या है कि इनसाइड ए कंडक्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। यानी कि अगर आप एक कंडक्टर कंसिडर कर रहे हो, ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई विल बी ऑलवेज जीरो। ठीक है, इसका रीजन आगे मिलेगा। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज ऑलवेज जीरो। सेकेंड देखो, एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। ये क्या कह रहा है कि अगर आप एक सरफेस, एक कंडक्टर है, उसके किसी सरफेस पे आप देख रहे हो, तो सरफेस पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है, वो हमेशा इसके नॉर्मल होगा। ठीक है, नॉर्मल कहने का मतलब हुआ कि आप ये सरफेस कंसीडर कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा इससे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, किसी भी कंडक्टर से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल होगा। थर्ड केस आ जाओ, इंटीरियर ऑफ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन। देखो ये थोड़ा ध्यान से सुनने वाली बात है। इसमें क्या है, क्या बोला जा रहा है कि अगर आप एक कंडक्टर है, आप एक कंडक्टर लिए, ठीक है, एक्सेस चार्ज किसको कहते हैं, इसके पास खुद का, अगर आप कंडक्टर है तो उसके अंदर खुद की अपनी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, होंगी ना, तो वो एक्सेस चार्ज नहीं है। एक्सेस चार्ज कब कहते हैं, जब एक एक्सटर्नली आप चार्ज प्रोवाइड करते हो, एक्सटर्नली चार्ज प्रोवाइड करते हो। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि इंटीरियर पे, यानी कि जब भी आप एक्सटर्नली चार्ज प्रोवाइड करोगे तो वो चार्ज हमेशा कहाँ पे स्टोर होंगे, उसके सरफेस पे। ठीक है, उसके सरफेस पे, उसके वॉल्यूम पार्ट पे कभी भी चार्ज स्टोर नहीं होंगे। ठीक है, कौन से सिचुएशन पे, स्टैटिक सिचुएशन पे, याद रखना, अगर कंडक्टर के अंदर चार्ज मूव कर रहे हो तो उस सिचुएशन पे वॉल्यूम पार्ट पे भी चार्ज आ सकते हैं। पर जब स्टैटिक सिचुएशन हो, चार्जेस रुके हुए हो, ठीक है, जब स्टैटिक सिचुएशन हो, चार्जेस रुके हुए हो, उस सिचुएशन पे कोई भी चार्ज इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, अब अगर इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो अगर गॉस लॉ यूज करोगे तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहती है कि अगर ये, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहती है कि ये आपने की चार्जेस अगर यहाँ पे स्टोर्ड हैं, ठीक है, आप यहाँ पे एक सरफेस कंसीडर करोगे तो यहाँ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू जीरो आएगी। देखो ये डिफिनेशन, ठीक है, ये प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रही है ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड विल बी जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि चार्ज, एक्सेस चार्ज कभी भी इसके अंदर नहीं आ सकता। अब अंदर ही नहीं आ सकता तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू भी जीरो होगी। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू जीरो है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू जीरो है, तो उस सिचुएशन में आप क्या कह सकते हो कि यहाँ है ई की वैल्यू जीरो है, इसके अंदर यहाँ पे कुछ ई की वैल्यू होगी, इसके बाहर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू जीरो है। और ई इजकल टू क्या होता है, एफ बाई क्यू, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑल्सो जीरो। अगर फोर्स ही जीरो है तो आपको किसी चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट लाने के लिए किसी तरह का वर्क डन करना होगा, नहीं करना होगा ना, क्योंकि हम लोगों को वर्क डन कब करना पड़ता है, जब हम लोग किसी फोर्स के अगेंस्ट काम करते हैं। जब आपको वर्क डन करना ही नहीं पड़ रहा है तो याद करो v इजकल टू क्या होता था, u बाई क्यू। जब आपने किसी तरह का वर्क डन ही नहीं किया तो किसी तरह का पोटेंशियल होगा नहीं। इसका मतलब है कि इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो जीरो, पोटेंशियल इज ऑल्सो जीरो। आउटसाइड कुछ भी हो सकता, आउटसाइड की वैल्यू नॉन जीरो होंगे, पर इनसाइड पोटेंशियल की भी वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहती है हमारी, ठीक है, कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज ऑलवेज ई इजकल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आप ये सरफेस ले रहे हो तो जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑलवेज नॉर्मल टू दिस। ठीक है, एन कैप ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, ये तो हम लोगों ने कैलकुलेट भी किया था कि अगर आप एक सरफेस कंसिडर करते हो वहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस स्टोर हैं, तो उससे निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू सिग्मा बाय अपसिलॉन नॉट होगी। और यहाँ पे एन कैप रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल टू दी सरफेस।
एक हमारा दूसरा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग क्या होता है? तो मान लो कि कोई आपका डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सेंसिटिव है। सेंसिटिव कहने का मतलब है कि अगर किसी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखा जाए तो वो ठीक से काम नहीं कर पाता है। ठीक है, अब वैसे सिचुएशन में आप चाहते हो कि उसको ऐसे जगह पे लेके जाया जाए जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितने के बराबर हो, जीरो के बराबर हो। ठीक है, या जहाँ पे उसको, या फिर उसको अदर टर्म में बोल सको कि उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से सील्ड कर सके, यानी बचा सके। तो यही हमारा टॉपिक है, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग्स। इसमें क्या हो रहा है, ये बहुत सिंपल सा चीज़ है। जैसे कि अगर आप एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू ज़ीरो है, पोटेंशियल की वैल्यू भी हमारी कितनी है, ज़ीरो है। तो उस सिचुएशन में अगर आप यहाँ पे कुछ भी रखते हो, ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ भी रखते हो तो आप वो पर्टिकुलर सब्सटेंस जो रखते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में सेंसिटिव है, आप चाहते हो कि उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ना पहुंचे, तो यहाँ पे आप अगर ला के रखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू हमेशा ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो सिचुएशन में वो हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो हमेशा सील्डेड रहेगा। ठीक है, यानी कि इस पर्टिकुलर सरफे पर्टिकुलर बॉडी के ठीक कोर में अगर एक कैविटी बना करके रख दो तो हमेशा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़ीरो होगा। उसका एक दूसरा एग्जांपल है, जब कार होते हैं, ठीक है, कार जब थंडरिंग हो रही होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या बोला जाता है कि कार से बाहर नहीं निकलने के लिए। क्यों नहीं बोला जाता है, उसका रीज़न क्या होता है? जब थंडरिंग होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, चार्जेस होते हैं ना बेसिकली। तो जो चार्जेस होते हैं वो चार्जेस जब कार पे आकर के गिरते हैं तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग, और उसकी दूसरी जो प्रॉपर्टीज हैं कि एक्सेस चार्ज हमेशा उसके सरफेस पे स्टोर होता है। और सरफेस किसको कहते हैं? अपर पार्ट को ना, जो सरफेस को टच करे। तो जब भी ऊपर से चार्ज सप्लाई, थंडरिंग के टाइम जो चार्जेस गिरते हैं वो कार के हमेशा अपर सरफेस पे गिरते हैं। ठीक है, और इनसाइड सरफेस पे हमेशा वैल्यू कितनी होती है? जीरो होती है, यानी अंदर में जो भी आदमी बैठा हुआ रहता है वो सेफ होता है। ठीक है, और ये चार्जेस बॉडी के, कार के बॉडी के सरफेस से होते हुए टायर के थ्रू ग्राउंडेड हो जाते हैं। ठीक है, और इस तरह से गाड़ी के अंदर, कार के अंदर बैठा हुआ आदमी सेफ रहता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है।